हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 17, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी ठोस आवेशित गोले की वजह से विद्युत क्षेत्र का मान निकालना। ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी ये है हमारा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसमें मैं 3 अनुप्रयोग में पहले पढ़ा चुका हूँ, आज चौथा मैं बताने वाला हूँ। तीन कौन कौन सा पढ़ा है मैं उसे रिकॉल कर दे रहा हूँ। हमारा पिछले 3 वीडियो में आप देख सकते हो, तीनों वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाया गया है। तो देखो, मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि पहला मैंने पढ़ाया था कि एक वायर है जिस पे अनंत लंबाई का वायर है, इसके वजह से हमें r डिस्टेंस पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बताया था। तो इसके लिए हम क्या किए थे, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करी थी हमने, और इसके वजह से हमने यहाँ पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें ये दिया हुआ रहता है कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा इक्वल टू क्या है, Q/A। तो इसे मैंने बताया था कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो कितना आया था, 2K लैम्डा अपॉन R, या इसी को बताया था कि ये था कि लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट R। दूसरा एप्लीकेशन मैंने पढ़ाया था कि एक अनंत समतल चादर है, ये एक अनंत समतल चादर है और इस पे समान रूप से आवेश वितरित है, और इसके वजह से हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताए थे इसके वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं, और जिसकी वजह से, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहता है सिग्मा इक्वल टू Q/A, और इसे हमने जब निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आया था सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा मैंने पढ़ाया था कि अगर मान लो कोई थिन शेल है, अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि ये एक थिन शेल है। थिन शेल को जो बताया था मैं कि किसी खोखले गोले की वजह से अगर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो उसके लिए इसमें क्या क्या नाम है इसका मैं बता रहा हूँ। देखो, गोला के केस में क्या होता है, गोला के केस में एक होता है खोखला गोला और एक होता है ठोस गोला, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस ठोस गोला के बारे में पढ़ेंगे। खोखला गोला यानी कि होलो स्फीयर जो है, और ये सॉलिड स्फीयर। तो होलो स्फीयर में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों हो जाएगा। इसमें कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों सेम ही होगा, दोनों के लिए डेरिवेशन सेम होगा। कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग यानी कि चालक और अचालक जो सरफेस होगा, नॉन कंडक्टिंग, दोनों का सेम होगा। और सॉलिड में भी 2 आता है, एक आता है कंडक्टिंग, एक आता है नॉन कंडक्टिंग सरफेस। तो कंडक्टिंग मतलब हो गया वही चालक वाला, और नॉन कंडक्टिंग तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि ये जो हमारा कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, और सॉलिड में जो कंडक्टिंग सरफेस है, इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यही वाला केस निकलेगा जो हमने बताया था कि अगर हम इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो चार्ज कहाँ पे जाएगा, इसके सरफेस पर, इसके बाह्य पृष्ठ पर आवेश क्या होता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। चाहे वो अब देखो, अगर खोखला गोला होगा कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, चूँकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम मतलब पूरा वैक्यूम है, तो इसके वजह से तो यहाँ पे चार्ज तो स्टे करेगा इसके पृष्ठ पर। लेकिन तीसरा केस, अगर ठोस गोला भी हो और अगर कंडक्टिंग हो, ठोस गोला भी हो और अगर वो कंडक्टिंग हो, तो उसमें भी अगर आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहाँ पे जाएगा, इसके पृष्ठ पे चला जाता है। जबकि ठोस गोले में क्या होता है कि पूरा मैटर भरा हुआ है ना, अंदर में खाली नहीं है, फिर भी अगर उस पर हम चार्ज देने की कोशिश करेंगे तो वो चार्ज कहाँ जाएगा, उसके सरफेस पे चार्ज आ जाता है। तो यानी कि ये खोखला गोला के केस में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, और ठोस गोला के केस में कंडक्टिंग सरफेस, इन तीनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है। इसलिए तीनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा अंदर और बाहर, वो मैंने सब सेम होगा बताया था। इसके वजह से मान लो अगर इसकी रेडियस R है और इसके वजह से हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इसके अंदर में कितना होगा और इसके बाहर में कितना होगा। तो अंदर निकालने के लिए हमने क्या किया, एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करी थी, और मान लो इसकी रेडियस R है, तो मान लो ये केस था कि R इज लेस देन R। पहला अंदर P पॉइंट पर, P पॉइंट के लिए निकाला था, तो P पॉइंट के लिए कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द थिन शेल, इसको थिन शेल भी बोलते हैं, खोल भी बोलते हैं। तो इनसाइड द थिन शेल क्या होगा, चूंकि इसके अंदर कोई मैटर नहीं है तो इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके अंदर 0।
ए इनसाइड। और आउटसाइड के केस में मान लो अगर ये क्यू पॉइंट है तो यहाँ के इसके अबाउट भी फिर एक क्या करेंगे हम, एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। और इसके वैसे मान लो इसकी रेडियस क्या है, अभी मान लेते इसकी रेडियस अब आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड केस में, अगर आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, ये इनसाइड था, ये इनसाइड था, और अगर हम आउटसाइड के केस में निकालेंगे तो आउटसाइड के केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बताए थे, इसका मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसे पिछले वीडियो में। इसमें आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए इज टू, ये केस कौन सा है, आर इज ग्रेटर देन आर, तो इसमें आता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये था हमारा तीनों एप्लीकेशन। आज हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं। चौथा एप्लीकेशन होगा कि किसी ठोस आवेशित गोले के कारण, किसी ठोस आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ठोस गोले में भी कौन सा होगा, नॉन कंडक्टिंग वाला होगा, कंडक्टिंग वाला नहीं, नॉन कंडक्टिंग वाला। और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग तो होगा, और नॉन कंडक्टिंग के केस में भी, नॉन कंडक्टिंग केस के में भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो, नॉन यूनिफॉर्मली भी हो सकता है। तो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। तो आप ये याद रखना कि गोला के केस में खोखला गोला हो, खोखला गोला या होलो स्फीयर जो होता है, या इसको थिन शेल भी बोला जाता है, शेल। तो ये जो थिन शेल है तो इसमें कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, इवन ठोस गोला के केस में जब कंडक्टिंग होता है तो इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, और इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो यही होगा, तीनों का डेरिवेशन। अब चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या रहेगा, किसी आवेशित ठोस गोला के कारण, किसी आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। किसी आवेशित ठोस गोला, अब ये जो ठोस गोला वो कैसा होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो किसी आवेशित ठोस गोला के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर। और ये सॉलिड चार्ज्ड स्फीयर है वो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग के लिए तो वही जो थिन शेल मैंने पढ़ा है वही वाला डेरिवेशन होगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग वाला ये कैसा, सॉलिड स्फीयर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है ये, अचालक है, कुचालक, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं, ओह सॉरी, नॉन कंडक्टिंग। तो चलो मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ। क्या है, एक स्फीयर है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक स्फीयर है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये एक स्फीयर है और ये पूरा सॉलिड स्फीयर है। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब होता है इसके अंदर पूरा मैटर है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या है कि इसके अंदर पूरे भाग में, संपूर्ण भाग में प्लस क्यू चार्ज को क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। चूँकि इसके संपूर्ण भाग में, तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, आयतनिक पृष्ठ घनत्व, सॉरी आयतनिक आवेश घनत्व। मान लो ये एक सॉलिड स्फीयर है और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं, ये सॉलिड स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। और इस पे इसके संपूर्ण भाग में प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से वितरित है, और इसका आयतनिक आवेश घनत्व वो दिया हुआ, आयतनिक आवेश घनत्व जो है इसको डिनोट करते हैं आयतनिक आवेश घनत्व को रो से, रो की वैल्यू दिया है क्यू, रो की वैल्यू दी हुई क्यू अपॉन वी। तो इसमें मैं पहले लिख दे रहा हूँ कि माना, अब इसी के वैसे क्या करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इसके बाहर। अभी ये जो चार्ज है ना, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली नहीं है, मतलब समान रूप से वितरित है। तो समान रूप से वितरित है मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी, हर एक जगह पे सेम होगी। मान लो इतने पे निकालोगे तब भी डेंसिटी सेम होगी, यहाँ पे भी डेंसिटी सेम होगी, लेकिन चार्ज तो अलग अलग होगा, चूँकि रेडियस अगर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसकी थ्योरी कि माना आर त्रिज्या वाले, माना आर त्रिज्या वाले
एक समान आवेशित ठोस गोला है, एक समान आवेशित ठोस गोला है जिसके संपूर्ण भाग में आवेश Q वितरित है, समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश वितरित है। जिसकी आयतनिक घनत्व है। ये मैंने इसकी थ्योरी लिखा है यहाँ पे। क्या है कि एक माना r त्रिज्या वाले एक समान आवेशित ठोस गोला है जिसके संपूर्ण भाग में समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर टोटल समान रूप से क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जिसका आयतनिक आवेश घनत्व क्या है, रो है। अच्छा अब देखो आयतनिक घनत्व से अब रो इजकल्स टू हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, रो इजकल्स टू फॉर्मूला होता है Q/V। तो जब रो इजकल्स टू Q/V हो गया तो यहाँ से Q इजकल्स टू क्या हो जाएगा, रो V मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस गोला का आयतन कितना होता है 4/3πr/Q। तो इसके टोटल चार्ज कितना है, Q इजकल्स टू रो इंटू 4/3πr/Q। तो ये तो इसका निकल गया टोटल चार्ज इस ठोस गोले पर जो टोटल चार्ज है ये। अब क्या देखो हमें निकालना है, केस फर्स्ट लेना है। केस फर्स्ट में क्या करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। केस फर्स्ट में हम निकाल रहे हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो केस फर्स्ट में इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर अगर हमें निकालना, मान लो इसके अंदर पॉइंट है हमारा, इसके अंदर मान लो एक पॉइंट A है और इसके बाहर पॉइंट B है। हमें दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से। तो बड़ा सिंपल है, आप निकालो इसमें। अब जहाँ पे निकालोगे तो इसके अबाउट क्या करना पड़ेगा, एक गॉसिय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो मैं इसके अबाउट एक गॉसिय पृष्ठ की बना दे रहा हूँ। अब इस गॉसिय पृष्ठ, अब देखो इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कितनी R है। इस गॉसिय पृष्ठ की रेडियस कितनी है, R है। तो केस फर्स्ट में हम लिख रहे हैं कि ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र अब ठोस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पे क्या, R इज लेस देन R। तो अंदर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, R त्रिज्या वाले गॉसिय पृष्ठ बना लेते हैं। अभी बताया ना कि जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अबाउट क्या करो, एक गॉसिय पृष्ठ बना लो। तो R त्रिज्या वाले गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करने पर R त्रिज्या वाले गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करने पर गॉसिय पृष्ठ के अंदर से बद्ध, गॉसिय पृष्ठ के से बद्ध कुल आवेश कितना होगा। अच्छा तो अब यहाँ से समझते हैं थोड़ा। हमने क्या किया, हमें निकालना है इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक गॉसिय पृष्ठ की हमने क्या की, कल्पना करी। क्या है, उसके अंदर मान लो R त्रिज्या वाले एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना की। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, इसके अंदर कितना आवेश होगा, क्या जितना इस पे है उतना आवेश इस यहाँ भी होगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अब देखो, अगर ये मान लेते एग्जाम्पल के थ्रू, अगर ये 10 सेंटीमीटर
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में अगर 100 कूलम चार्ज है तो 4 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या में 100 कूलम चार्ज तो हो नहीं सकता है, चार्ज कम हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे क्या होगा, कुछ मतलब चार्ज तो डिफरेंट होगा ना। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा तो यहाँ के यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ की जो चार्ज होगी वो क्या हो जाएगी, Q इज टू रो इंटू बी डैश, क्योंकि इसके वॉल्यूम भी तो चेंज होगा ना, इसका वॉल्यूम कम हो गया तो वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन चार्ज भी चेंज हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी तो इक्वल होगा। घनत्व, वो जो घनत्व है ना वो क्या होगा, हर एक जगह पे क्या इक्वल ही है। तो अब क्या देखो, Q डैश जो इसके अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा, Q डैश इसका टू कितना होगा, रो इंटू वी डैश, इसका वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा देखो, रो रहेगा वी डैश मतलब इसका आयतन, किसका, इस छोटे से गोले का आयतन। तो इसका क्या होगा, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू। इसका क्या होगा, इसकी रेडियस कितनी है, आर है ना, तो इसका आयतन कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। अब क्या करते हैं हम, गॉस के नियम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो अब गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो बताए थे कि जो टोटल फ्लक्स होगा यहाँ पे वो कितना होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो क्या देखो, जो टोटल फ्लक्स गॉस के नियम से क्या होता है, टोटल फ्लक्स क्या होता है, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का फॉर्मूला बताए थे कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे E डॉट डी ए मतलब इसको हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो यही रहेगा। तो ई डी ए कॉस थीटा, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला ही था ना, कंपेयर करा दिया। तो ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर होगा, और एरिया वेक्टर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो दोनों के बीच का एंगल देखो। अच्छा ये देखो, अगर ये सरफेस ऐसा है और यहाँ पे चार्ज है तो इसके वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और एरिया वेक्टर भी तो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, यानी दोनों के बीच का एंगल देखो। यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की दिशा में होती है, तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा बाहर, और एरिया वेक्टर भी बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डी ए, cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ से देखो ई डी ए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, Q इनक्लोज डी ए मतलब एरिया, इसका एरिया, गॉसिया पृष्ठ का एरिया। तो एरिया कितना होगा, आप यहाँ पे देखो Q इनक्लोज, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज ये चार्ज है। तो यहाँ पे हम जहाँ पे Q इनक्लोज है वहाँ पे रख दो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये जो Q इनक्लोज है वो कौन सा है, इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर। तो इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर टोटल आवेश कितना है, ये है। तो ये हमने रखा Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ई एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, 4πr²। आर कौन सा लिया जाएगा, ये वाली आर ली जाएगी, ये रेडियस लिया जाएगा, क्योंकि गॉसिया पृष्ठ का हम निकालें। तो गॉसिया पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, 4πr²। इसका तो क्या हो गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो क्या दिख रहा है, 4 से 4 तो कैंसिल हो जा रहा है, पाई से पाई भी कैंसिल हो जा रहा है, r² से r² कैंसिल होगा, एक r बचेगा। तो यहाँ पे ई इक्वल टू क्या बच रहा है, ऊपर में बच रहा है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो गया कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो रहा है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा और एक टाइम यहाँ तक आएगा बढ़ते बढ़ते, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये था हमारा इसके अंदर। अब इसके बाहर निकालना, इस बी पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने निकाला ए पॉइंट पर, ए इसके अंदर था तो इसके वजह से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या किया हमने। सबसे पहले क्या किया कि माना एक सॉलिड स्फीयर है ना, जिसमें टोटल चार्ज कितना वितरित है, समान रूप से वितरित है, और इसका जो आयतनिक है ना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया वो कितना दिया, रो इक्वल्स टू क्यू बाय बी। अब हमें निकालना है इसके अंदर टोटल आवेश, मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और उस गॉस के नियम से डायरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर टोटल आवेश कितना होगा, पूरा जो आवेश वो तो नहीं आएगा, इतने में आवेश कितना होगा, क्यू डैश इक्वल्स टू रो बी डैश होता है। डेंसिटी तो सेम रहेगी, लेकिन इसका जो आयतन होता है गॉसियन पृष्ठ का कितना होगा, 4/3 पाई r क्यू। और फाइनली हमारा गॉस के नियम से हमें पता है E.dA इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 0 1 हो गया, ई सेम है, ई रह गया, डी ए मतलब एरिया किसका, गॉसियन पृष्ठ का, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया जो होगा कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने रख दिया 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू रो, मतलब इसके अंदर जो टोटल चार्ज है इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर जो टोटल चार्ज वो कितना है, ये देखो ये चार्ज है, तो ये चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे और इसे हमें फाइनली जब इसको कट करके फाइंड आउट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है वो कितना होगा, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे दिख रहा है कि रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा केस हम लेंगे इसके बाहर बी पॉइंट पर निकालना है। तो चलो अब बाहर निकाल रहे हैं। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाहर निकालना है। अच्छा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि इसके अंदर इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, क्यू इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यू। ठोस गोले पर संपूर्ण आवेश, कुल आवेश जो इस पे, इस वाले पे हमें निकालना है यहाँ पे। तो इसके बाहर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ये गॉसियन पृष्ठ है। अब इसके बाहर मान लो इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस को भी फिर से मान लेते, क्या इसकी रेडियस क्या है, r है। अब जो केस सेकंड है, केस 2, इसमें क्या लग रहा है, जो हमारा r है वो ग्रेटर देन r है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ठोस गोले के बाहर। ठोस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अब बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लिख देंगे कि फिर से यहाँ बी के अबाउट एक हमने गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करी, और इसके अंदर जो कुल आवेश होगा वो आवेश होगा जो इसमें संपूर्ण आवेश है ना। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो आवेश होगा जितना इस पर आवेश है, इस ठोस गोले पर संपूर्ण आवेश कितना है, इतना है, तो ये आवेश इसमें भी आ जाएगा वही आवेश। आप सोचो कोई अगर एक मान लो बॉल है, उस बॉल पे टोटल चार्ज जो भी है, आप उसके ऊपर से अगर कोई बॉल रखोगे तो उस बॉल के अंदर जितना भी चार्ज है उस ऊपर वाले में वही आएगा ना जो उसके अंदर वाले सॉलिड स्फीयर में होगा। इस वाले में जितना भी चार्ज है, सारा का सारा चार्ज, जितना चार्ज इसमें है उतना चार्ज इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो आ रहा है ना। तो ठोस गोले के वैसे बाहर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के अबाउट हमने ठोस गोले के बाहर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठोस गोले के बाहर हमने r त्रिज्या वाले गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करने पर क्या होगा,
गॉसिया पृष्ठ की कल्पना जब करेंगे तो अब इसके अंदर, इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर अब वही आवेश होगा जो संपूर्ण ठोस गोला पर तो वही लिखा कि ठोस गोले के बाहर हमने क्या किया, इस ठोस गोला के जो बाहर है एक हमने आर त्रिज्या वाले गॉसिया पृष्ठ की कल्पना की। कल्पना करने पर अब इसके अंदर क्या होगा, अब इस गॉसिया पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होगा वही होगा जो संपूर्ण ठोस गोले के अंदर है या संपूर्ण ठोस गोले पर है, यही होगा ना। तो अब निकाल लो, बड़ा सिंपल है। अब गॉस के नियम लगा दो। गॉस के नियम से क्या होगा, तो गॉस के नियम से क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए फाई इजकल्स टू ई डॉट डी ए इजकल्स टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पे ई डी ए कॉस थीटा इजकल्स टू क्यू इनक्लोज। अब क्यू इनक्लोज मतलब इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, वही चार्ज होगा रो इंटू 4/3 जो इस संपूर्ण गोले पर आवेश है 4/3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। अरे यहाँ पे अगर कहीं भी निकालो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर, और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी निकालोगे तो किधर होगा, बाहर ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो थीटा इजकल्स टू 0। तो जब 0 है तो यहाँ पे कितना होगा, ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो फाइनली यहाँ पे मिल गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ देखो, डी ए मतलब एरिया, किसका एरिया, इस गॉसिया पृष्ठ का एरिया। तो गॉसिया पृष्ठ का एरिया कितना है, ये इसका एरिया मत लेना, क्योंकि गॉसिया पृष्ठ बनाए ना तो उसका एरिया लेना है, इसका एरिया लेना है गॉसिया पृष्ठ का। ये जो गॉसिया पृष्ठ का एरिया लेना है यहाँ पे डी ए। तो ई डी ए मतलब इसका एरिया कितना होगा 4 स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसकी कितनी है, आर है, स्मॉल आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा ई इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया। फाइनली क्या बचा हमारा, ई इज इक्वल्स टू रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आर स्क्वायर उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आया आउटसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रो आर स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखो ये आर तो फिक्स है ना, ये रेडियस तो इसकी फिक्स है, ये आर अगर बढ़ेगा देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड में वो 1/r स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यही है ना। तो यहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम यहाँ से ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ क्या होगा, देखो एक तरफ हम ले रहे हैं, एक तरफ ले लेते हैं रेडियस यानी कि आर डिस्टेंस, और एक तरफ ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं, देखो समझने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, तो अब इसके अंदर सॉलिड स्फीयर और इसकी रेडियस कितनी है, आर है। देखो अब इससे पहले हमने बताया था जो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया था ना, पहला केस फर्स्ट में जब इसके अंदर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके अंदर यानी इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, ये होगी इसका, कहाँ तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके सरफेस तक होगा। फिर अब सरफेस के बाहर जैसे जाओगे
तरह बना दे रहे हैं सही से। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, इसके अंदर गोला के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आर है दोनों एक से क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर उसके बाद जो हमारा बनेगा इसके बाहर देखो, जैसे बाहर में क्या है, डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बाहर में कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ, यहाँ पर हो जाएगा 1/r²। तो ये हमारा इसका ग्राफ। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। लगभग मेरा ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है इसका मैंने पूरा टॉपिक करवा दिया है लगभग। मतलब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है आज। इसके बाद हमारा जो है दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ।